हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सीपीसीटी के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। 11 मार्च के पेपर था। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं इनको। पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक करें। तो हमारे पास हमने 23 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 24 में है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, विंडो 11 में सेटिंग के किस विकल्प में विशिष्ट प्रिंटर को डिफॉल्ट प्रिंटर के रूप में चुनने का उपलब्ध है? विकल्प हमें कहाँ मिलेगा? तो देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे ब्लूटूथ एंड डिवाइस, इसके अलावा नेटवर्क, इंटरनेट, पर्सनलाइजेशन एंड सिस्टम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देख पा रहे हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइस। तो विंडो 11 में से आप देखेंगे, विंडो 11 में स्टार्ट मेन्यू को खोलता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ ब्लूटूथ एंड डिवाइस। तो हमारे पास जो भी प्रिंटर कनेक्शन हो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं इस सेटिंग्स में। अगर हम यहाँ पे बात करें और सेटिंग्स में, तो इंटरनेट से जुड़े हुए कनेक्शन हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? इंटरनेट एंड डिवाइसेस में। और कंप्यूटर में जैसे हमें वॉलपेपर चेंज करना है, डिस्प्ले का साइज चेंज करना है, तो ऑप्शन मिलते हैं पर्सनलाइजेशन। और सिस्टम में क्या दिखती है? सिस्टम की इन्फो। सिस्टम की इन्फो से मतलब क्या होता है? जैसे हम हमारे कंप्यूटर में विंडो कौन सी इंस्टॉल है, विंडो का पता करना है हमें। हमें पता करना है हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा है। हमें पता करना है हमारे कंप्यूटर में जनरेशन कौन सी है। जैसे आपको पता करना है आपके कंप्यूटर जनरेशन कौन सी है, तो इसका ऑप्शन क्या है? सिस्टम में जाके। और यहाँ कैसे जाते हैं? कीबोर्ड में शॉर्टकट की है विंडो के साथ पॉज ब्रेक की। ठीक है, पॉज ब्रेक की को यूज़ करना है, आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। देखो मैं दबा के बताता हूँ, विंडो की के साथ पॉज ब्रेक की। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे विंडो की के साथ पॉज ब्रेक की, या फिर आप कहाँ से निकाल सकते हैं? कंट्रोल पैनल से भी सिस्टम ऑप्शन आपको दिखाई देगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन होता है। तो मैं दबाता हूँ यहाँ पे विंडो की के साथ पॉज ब्रेक की। देखिए ये मेरे पास प्रॉपर्टी आ चुकी है। यहाँ पे सिस्टम अबाउट आ रहा है कि मेरे इसका नाम क्या है, और इसके बाद इसमें रैम कितनी है? 4 GB रैम है। विंडो कौन सा इंस्टॉल है? विंडो 11 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम। और जनरेशन कौन सी है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कोर i3 का प्रोसेसर है, और ये 7th जनरेशन है ना। प्रोसेसर के नाम से पहले जो अक्षर होता है वो दिखाता है जनरेशन को। अगर आपके यहाँ पे 8 लिखा है मतलब 8 जनरेशन कंप्यूटर है, 12 लिखा है तो 12 जनरेशन का कंप्यूटर है, उससे कम है तो 6 जनरेशन, 4 जनरेशन ऐसे दिखाई देगा। तो इस तरह से हम सिस्टम के बारे में जान पाते हैं, किसकी मदद से? सिस्टम कमांड की मदद से। पर्सनलाइजेशन क्या होता है? ये डेस्कटॉप पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर्सनलाइज पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? अपने डिस्प्ले सेटिंग वॉलपेपर चेंज करते हैं। ठीक है, ये लिखा है पर्सनलाइज, वॉलपेपर चेंज करने का काम में। और नेटवर्क इंटरनेट का कनेक्शन दिखाता है, प्रिंटर किसमें दिखाता है? ब्लूटूथ डिवाइस में। तो अगर एग्जाम अगली बार है विंडो प्लस पॉज ब्रेक की से क्या होता है? इस सिस्टम को खोलने का शॉर्टकट क्या तो हो सकता है? अगला एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। पर्सनलाइजेशन का क्या काम होता है? डिस्प्ले सेटिंग्स को बदलने का। और इंटरनेट से जुड़े काम हमें काम मिलते हैं नेटवर्क इंटरनेट पे, और ब्लूटूथ डिवाइस हमें काम मिलती है प्रिंटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि वायरलेस माउस काम नहीं कर रहा है, बिग बेसिस स्टेप ट्रबल शूटिंग, विल यू फॉलो द वायरलेस माउस इज नॉट वर्किंग। हम अगर माउस काम नहीं कर रहा है वायरलेस माउस, तो हम समस्या निवारण कैसे करेंगे? तो पहले पता हो वायरलेस माउस क्या होता है। तो हमारे पास दो तरह के माउस होते हैं, एक होता है वायर्ड और एक होता है वायरलेस। नाम से ये वायर्ड मतलब इसमें केबल होती है, और वायरलेस मतलब इसमें कोई केबल नहीं होती, वायर नहीं होता है। तो चलता कैसे है? तो सिंपल एक चिप आती है छोटी सी, आपने यूज भी किया होगा। आप इस चिप को किस में लगाते हैं? अपने सीपीयू में। और कीबोर्ड आप रखते हैं, सिग्नल से कनेक्ट होता है और चलने लगता है। ठीक, अब अगर काम नहीं कर रहा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे चिप में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, या फिर इसके सेल डाउन हो गए होंगे, बैटरी लो गई होगी, या फिर इनका डिस्टेंस जो है वो दूर होगा। इसके अलावा और कोई रीज़न तो हो ही नहीं सकता। तो यह सुनिश्चित करना है कि माउस में बिजली मिल रही है कि नहीं। अगर माउस में लाइट नहीं मिल रही तो ये नहीं काम करेगा, सही बात है। और लैन कार्ड को बदलना है। अब देखो माउस में बिजली नहीं मिल रही और लैन कार्ड का कोई लेना देना नहीं है। लैन कार्ड का काम करता है, इंटरनेट की केबल जो कनेक्ट होती है वो लैन कार्ड में होती है। अगर इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है तो हम लैन कार्ड बदलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, जो नेटवर्क को बनाने में मदद करता है। तो इसका ये आंसर तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। सुनिश्चित करना है कि माउस में बिजली नहीं मिल रही, हाँ। माउस ऑन नहीं दिखता, बैटरी बदलना है। सुनिश्चित करना है कि वायरलेस रिसीवर यानी कि ये चिप जो लग रही है वो, और माउस की रेंज, हाँ बिल्कुल सही है, रेंज में होना चाहिए। तो अगर ये काम नहीं कर रहा तो मतलब इनमें से कोई समस्या हो सकती है, ये करेक्ट है। सुनिश्चित करना है कि माउस को बिजली मिल रही है। यदि माउस ऑन नहीं दिखता तो रैम को बदलना। देखो रैम का काम होता है स्क्रीन पर डिस्प्ले को दिखाना। अगर स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा तब हम रैम को बदलेंगे। यानी स्क्रीन ब्लैंक आ रही है, खाली बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन, तो किसको बदलना है? रैम को। माउस का रैम का कोई ले देना नहीं है। वायरलेस माउस की रेंज में कंप्यूटर हार्ड डिस्क को बदलना है। देखिए हार्ड डिस्क का काम तो हम सभी जानते हैं, स्टोरेज का है। डेटा को स्टोरेज करता है, इसमें रैम को या हार्ड डिस्क को नहीं बदलना है। अगर माउस में वायरलेस माउस में प्रॉब्लम है तो बैटरी बदलेगी। ठीक है, माउस की रेंज को चेक करेंगे और माउस के बटन को देखेंगे ऑन है या नहीं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विंडोज द फाइल और पाथ फोल्डर इज ए ड्राइव कैरेक्टर फॉलो बाय लिस्ट ऑफ फोल्डर
द फोल्डर आर सेपरेटेड बाय दिस कैरेक्टर। ठीक है, टर्मिनेट यानी कि सेमी कॉलन, स्लैश, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार सिंबल या मल्टीप्लाई कर। विंडो फाइल सिस्टम में फोल्डर को एक पाथ ड्राइव कैरेक्टर होता है, जैसे पाथ फोल्डर पे सूची होती है, फोल्डर को कैरेक्टर द्वारा पृथक किया जाता है। तो किससे पृथक किया जाता है वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं हाइफन का यानी माइनस का, या फिर हम फॉरवर्ड का, या फिर बैक स्लैश का, या फिर हमें यूज़ करते हैं किसका, टर्मिनेट का यानी सेमी कॉलम का। तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, जब हम यूज़ करते हैं इंटरनेट, इंटरनेट में जब आपको एड्रेस लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा gnvclasses.in, और इसके बाद अगर कोई पेज है तो मैं उसे स्लैश लगाऊंगा ऐसे, और उसके बाद लिखूंगा जैसे कि अबाउट अस। ठीक है, फिर इसके बाद अगर कुछ है तो हम किसके यूज़ करते हैं यहाँ पे, इसके यूज़ करते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक, और ऐसे इंटरनेट पे हम कंप्यूटर के ड्राइव्स पे काम करते हैं पाथ पे। यहाँ पे किस बारे में बात हो रही है, एड्रेस के बारे में। किसके एड्रेस के बारे में, कोई भी फोल्डर या कोई भी लोकेशन पे जब होता है। जैसे कि हम यहाँ पे गए वीडियोस में, अब ये वीडियोस मेरा फोल्डर कहाँ पे है, तो ऊपर मैं क्लिक करूँगा, जैसे कि मैंने चैप्टर खोला, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करके देखो ये एड्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लैश लगा हुआ है, ये बता रहा है यूजर्स फोल्डर के अंदर, गगन के अंदर, वीडियोस के अंदर, कैप्चर के अंदर मुझे मिलने को मिल रहा है। तो फोल्डर को अलग करने के लिए हम किस चैप्टर यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉरवर्ड स्लैश का। किसका यूज़ करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। ये क्योंकि आगे की तरफ होता है, और बैकवर्ड स्लैश का होता है पीछे की तरफ, इस तरीके से। क्लियर है, तो पाथ में हम किससे अलग करते हैं, यहाँ पे इस वाले स्लैश। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट नेट सर्वर नेटवर्क के लिए बिल्ड इन सपोर्ट के साथ आता है, विंडोज 98, विंडोज 3.1, एमआई डॉस या विंडोज 2000। तो देखिए निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए बिल्ट इन सपोर्ट से आता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, हमने कल भी समझा था। क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जानकारी लेता है, और सर्वर वो कंप्यूटर होता है जानकारी देता है, और जब ये आपस में कनेक्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को सपोर्ट कौन देता है, तो यहाँ पे सही आंसर है विंडोज 2000। ये जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो विंडोज में क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क को सपोर्ट करता था, जबकि विंडो 98, 3.1, एमआई डॉस में ऐसा कोई फीचर्स अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट का इतना प्रचार प्रसार हो ही नहीं था। ठीक है, तो हमने कौन सा ऑपरेटिंग क्लाइंट सर्वर नेटवर्क सपोर्ट करता है, ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हमें आंसर क्या करना है, विंडोज 2000। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इन उपयोगकर्ताओं के लिए विंडोज 10 प्रथम वर्ष के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। विंडोज 7 और विंडो विस्ता वाले यूजर्स के लिए, विंडोज 7 विंडो 2000 वालों के लिए, विंडोज 7 विंडो 8 वालों के लिए, विंडोज 7 विंडो एक्सपी वालों। क्योंकि विंडो 10 माइक्रोसॉफ्ट का एक नया सॉफ्टवेयर था, अभी तो विंडो 11 आ गया। विंडो 10 फर्स्ट ईयर में जब वो लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे उन्हें फ्री में अवेलेबल कराया गया था। किसके लिए फ्री में अवेलेबल कराया गया था, जो ऑलरेडी विंडोज 7 और विंडो 8 का यूज़ करते थे। अब देखो विंडो 8 से पहले कौन आया था, विंडोज विस्टा। ठीक है, तब विंडो विस्टा और विंडो 7 आया था। तो 7 और विस्टा, और उसके बाद कौन आया था, विंडो, अगर हम बात करें सीक्वेंस में, तो 10 से पहले आया 8, 8 से पहले आया 7। तो 7 और 8 वाले को तो विंडो 10 देंगे, क्योंकि 7 से पहले साथ में कौन आया था, विस्टा आया था, इससे पहले कौन आया था, एक्सपी आया था। इनकी तो बातें नहीं होगी ना, बात इनकी हुई लेटेस्ट वालों की। तो सीक्वेंस आप याद रखें, पहले कौन सा सिस्टम आया, पहला आया विंडोज 2000, इससे पहले विंडोज 98, इससे पहले विंडोज 95, और इससे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, डॉस। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। 95, 98, 2000, इसके बीच में और भी आए थे, लेकिन फेकस में मेन को रखते हैं। तो डॉस के बाद कौन आया, इधर मैं सीरीज बनाता हूँ, डॉस आया पहले, फिर विंडोज 95, फिर इसके बाद विंडोज 98, उसके बाद विंडोज 2000, विंडोज नी आया, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विस्टा। ठीक है, विंडोज 7 विस्टा बिल्कुल एक जैसा लगता है। विंडो 8, विंडो 10, और अभी लेटेस्ट आया विंडो 10। विंडो 10 किसको फ्री मिला था, विंडो 7 और विंडो 8 वालों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप कैन बी ओपन बाय यूजिंग द डॉट टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन, ऑडियो, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट। यानी टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन किसका होता है। देखिए एक्सटेंशन बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आते हैं। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, फाइल टाइप। फाइल टाइप का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लो कोई वीडियो है, तो वीडियो का फाइल टाइप क्या, कैसे पता चलेगा वीडियो, इसमें मैंने XYZ लिखा, अब ये PDF है, इमेज है, ऑडियो है, वीडियो, कैसे पता चलेगा, तो इसके साइड में डॉट करके कुछ लिखा होता है, जो लिखा होता है वही एक्सटेंशन होता है। जैसे इसके पीछे अगर लिखा है मान लो MP4, तो ये MP4 मतलब वीडियो है। अगर इसके पीछे लिखा है MP3, इसका मतलब ये एक ऑडियो है। अगर इसके पीछे लिखा है PNG, मतलब ये एक इमेज है। इसके पीछे लिखा है XLS, मतलब एक्सेल की फाइल है। तो हम मेन एक्सटेंशन की बात करें तो वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, DOC, और नए वर्जन में क्या होता है, DOCX। और इसके अलावा एक्सेल जो है, अगला क्वेश्चन यहीं से आ सकता है और आता भी, एक्सेल का होता है XLS, और नए वर्जन का क्या होता है, XLSX जोड़ दो बस लास्ट में। पावर पॉइंट का क्या होता है,
तो पावर पॉइंट का हमें देखने को मिलता है PPT, और नए वर्जन में क्या हो PPTX। तो ये तो गए हमारे वर्ड एक्सेल फाइल के एक्सटेंशन, XLS, PPT और डॉक। और अगर हम बात करें तो ऑडियो वीडियो में बात करें तो MP3 ऑडियो के लिए होता है, MP3 वीडियो में क्या होता है MP4 होता है, और क्या होता है 3GP होता है, 3GP ये सब क्या वीडियो फॉर्म। और PDF फॉर्मेट होता है। ऐसे ही एक और फॉर्मेट होता है, इसका नाम क्या है PIX। थोड़ा सा लिमिट टफ होता जा रहा है। तो PX इसका फाइल फॉर्मेट है इमेज का। ऑडियो का अगर पूछे तो आप कह दें AVUV, और इसके अलावा MP3, ये किसके टाइप फॉर्मेट होते हैं ऑडियो के। और वीडियो के MP4, MKV, 3GP। और डॉक्यूमेंट से क्या होते हैं PDF, DOC, है ना, TXT, ये डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए। ये कैसे पता चलता है जब हमको प्रोग्राम सेव करते हैं तो हमको पता चलता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोग्राम ओपन किया मान लो नोट पे, और इसका अगर हमने कोई फाइल बनाई और जब हम उसको सेव करें तो हमसे पूछा जाएगा किस फाइल फॉर्मेट में सेव करना है। अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो हम अलग से बता सकते हैं। हर प्रोग्राम का अपना अपना फाइल फॉर्मेट पहले से फिक्स होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और इसको मैंने सेव किया, फाइल में जाएंगे हम सेव, तो सेव कर समय यहाँ पे हम एक्सटेंशन देते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है 12.txt, तो नोट पैड का TXT है, लेकिन मैंने इसे सेव कर दिया 123 डॉट, इसे नाम दे दिया मैंने मान लो PDF, ठीक है। और डेस्कटॉप में मैंने सेव कर दिया। अगर ये नोट पैड सपोर्ट करता होगा PDF, तो देखो मेरी फाइल जो है सेव होगी PDF। देखते देखो PDF में आ गई 123। अब इसे खोलेंगे तो PDF में खोलेंगे। एक बार और हम चलते हैं, इसे फिर से सेव करते हैं। फाइल में गए और सेव अस। इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ मैं एक्सेल में, तो क्या एंटर करेंगे 121.xls। XLS किसका होता है एक्सेल का। तो अब देखेंगे ये फाइल जो मेरी सेव हो गई, देखो एक्सेल में आ रही है ऑटोमेटिक। ऐसे में PPT कर देना पावर पॉइंट में जाती। ऐसे हम जो भी फाइल एक्सटेंशन टाइप कर देंगे तो वो उस फाइल फॉर्म में सेव होगी और फिर उसी सॉफ्टवेयर में ओपन होगी जिसका वो फाइल टाइप है। तो एक्सेल का फाइल टाइप क्या होता है XLS। तो ये हमें एक्सटेंशन में आ गया कि एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल के टाइप्स होते हैं। हर बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको अच्छे से करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेस्टिंग का सटीक वर्णन करता है। मतलब जब हम टेस्टिंग करते हैं तो कौन सा विकल्प सटीक वर्णन करता है। कोड डीबग करना, टेक्स्ट कोड को ढूंढना, सभी परिणामों के चरण, त्रुटियां खोजने के लिए डिलीवरेबल मूल्यांकन करना। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं टेस्टिंग का मतलब क्या है। टेस्टिंग का मतलब होता है एरर्स को फाइंड करना। एरर्स को फाइंड करना यानी कुछ भी कमियां उनको दूर करना। तो कोड डिबग करने का मतलब क्या होता है, मान लो हमने कोई कोडिंग की है, जैसे हम C या प्लस प्लस पाइथन में करते हैं, और वहाँ पे जो एरर्स आ रहे होते हैं, तो उन एरर्स को छोटी से छोटी एरर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं डीबग करना। और उस एरर को क्या बोलते हैं बग। एरर निकालने को बोलते हैं डीबगिंग। तो डीबगिंग क्या होता है, छोटी से छोटी एरर निकालने को हम डीबगिंग बोलते हैं। टूटे कोड को ढूंढना, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। सभी परिणामों के चरण नहीं, त्रुटियां खोजने के लिए डिलीवर मूल्यांकन करना। तो जब हम यहाँ पे त्रुटियां खोजते हैं तो हम यहाँ पे डिलीवरेबल का मूल्यांकन करते हैं, यानी जो भी हमारे पास निम्नलिखित कौन से पेनिट्रेशन टेस्टिंग सभी वर्णन करता है उसके लिए हम यूज करते हैं त्रुटि को खोजना। इसको हम इंग्लिश में अगर एक बार देखेंगे तो डीबगिंग द कोड, फाइंडिंग द ब्रोकन कोड, स्टेज ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट और इवैल्यूएटिंग द डिलीवरेबल टू फाइंड एरर्स। तो ऑप्शन अप्लाई करते हैं हम किसके लिए, परीक्षण के लिए। लास्ट आपका सही है। अगली बार अगर एग्जाम में आपसे पाए कि प्रोग्राम में ढूंढने वाले एरर्स को हम किससे जानते हैं, तो आपका आंसर क्या देना है डीबगिंग नाम से जानते हैं। बग क्या होती है, प्रोग्राम में छोटी छोटी एरर को बग बोलते हैं। कोई भी छोटा सा एरर आएगा उसे क्या बोलेंगे हम बग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भेजने और प्राप्त करने के लिए पारंपरिक मेल का एक तेज और कुशल विकल्प प्रदान कौन करता है। टोपोलॉजी, ई शॉपिंग, रेवोल्यूशन और ईमेल। तो करेक्ट आंसर देख रहे हैं ईमेल। टोपोलॉजीज क्या होती है, टोपोलॉजी होती है इंटरनेट पे जो नेटवर्क होते हैं उनकी संरचना के आधार पर टोपोलॉजी बनाई गई। जैसे आपका एक कंप्यूटर है ये, और एक कंप्यूटर ये है। अगर मैं इस कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूं और एक और कंप्यूटर को इस कंप्यूटर से कनेक्ट कर दूं, इसे तो हम नेटवर्क बोलते हैं, ठीक है। और नेटवर्क के साइज के आधार पे हमारे पास टाइप होते हैं कौन कौन से, लैन, वैन और मैन, ठीक। लैन, वैन, मैन। लैन छोटे सीमित एरिया में, थोड़े बड़े एरिया में, सबसे बड़े एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और लेबर एरिया, साइज के आधार पे। लेकिन इनके कनेक्शन के आधार पे यानी कि इनके स्ट्रक्चर के आधार पर भी टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होती है रिंग टोपोलॉजी, एक होती है स्टार टोपोलॉजी, एक होती है मेज टोपोलॉजी, एक होती है बस टोपोलॉजी, ठीक है। मेज, बस, स्टार, रिंग। मतलब अगर नेटवर्क कुछ ऐसा है यहाँ पे सभी डिवाइसेज एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट है, मतलब ये डिवाइस इससे कनेक्ट है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, एक रिंग जैसा बन रहा है।
तो इसे क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। अगर डिवाइसेस कुछ ऐसे कनेक्ट है, ये वाले इससे कनेक्ट है, ये वाले इससे कनेक्ट है, तो इसे बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी, जो कुछ स्टार जैसा बनता है ऐसे। बस टोपोलॉजी कैसे होती है, यहाँ पे एक डिवाइस, दूसरी डिवाइस, तीसरी डिवाइस एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, बस टोपोलॉजी। सबके अपने अपने एडवांटेज, जैसे कि इसमें अगर केबल खराब हो गई तो कनेक्शन ही हट जाएगा। और स्टार टॉप रिंग टोपोलॉजी में कमी क्या, अगर कंप्यूटर खराब हो गया तो आगे डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, तो खराब हो जाएगा नेटवर्क। नेक्स्ट टोपोलॉजी अच्छी है, स्टार टोपोलॉजी भी अच्छी है। एक होती है जिसमें हब होता है बीच में और वहाँ से डेटा ट्रांसफर करते हैं, स्टार टोपोलॉजी इसी को बोलते हैं, इससे कनेक्टेड होते हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में बीच में हब होता है, अगर हब ही खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खत्म। तो जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से हम टोपोलॉजी यूज़ करते हैं, यानी स्ट्रक्चर। शॉपिंग तो वो होती है जब हम ई कॉमर्स में अमेजन फ्लिपकार्ट करते हैं, ई शॉपिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग करना। और रिवॉल्यूशन ऐसा तो कुछ नहीं होता। ईमेल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें हम किसी को भेज और प्राप्त कर सकते हैं मेल की तरफ से, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल। ईमेल लेने के लिए हम किस सर्विस का यूज़ करते हैं, हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जीमेल का, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं कितने याहू मेल का। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है याहू मेल जीमेल से क्वेश्चन आया तो हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, MS एक्सेल 2019 की किस सक्सेसफुल टूल का डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप अपने डेटा को तुलना, पैटर्न को रुझान देख सकते हैं। पेज लेआउट, पिवट टेबल, कंपैरिजन करेक्शन और फोरकास्ट सी। पिवट टेबल से हर बार क्वेश्चन आता है। पिवट टेबल क्या होती है, पिवट टेबल का यूज होता है डेटा को समराइज करना। यानी कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो हम उस बहुत बड़े डेटा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, क्रम में ले सकते हैं। सॉरी, शॉर्ट मतलब उसको हम छाट सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 1000 लोगों की एंट्री, और हमें पता करना है इसी कारण सबसे ज़्यादा सैलरी किसको मिली। यहाँ पता करना है इसमें सबसे बड़ी एज के लोग कौन कौन है। तो वैसे फिल्टर करना बड़ा मुश्किल हो, तो इसको हम पिवट टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्सेल के अंदर कमांड मिलती है, वहाँ पे फिर हम इस डेटा को जो 10,000 पेजों पे आ रहा था या फिर वो 1000 पेज पे आ रहा था, वो मात्र यहाँ पे 2 या 3 पेजों में डेटा आ जाता है। क्योंकि पिवट टेबल इस तरह से डेटा को समराइज करता है कि हमें पूरा आंसर भी मिल जाता है और बिग डेटा के प्रॉब्लम भी दूर हो जाते हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पिवट टेबल से। तो पिवट टेबल का काम क्या है, बड़े डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल करना। ठीक है, प्रैक्टिकली इसका मैंने वीडियो डाला है, आप चाहो तो उसे जरूर देखना। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन पोर्टल का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। ठीक है, तो सर्च इंजन के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे मैंने यही बताया, सबसे बड़ा सर्च इंजन हमारे पास एक ही है जिसका नाम है गूगल। यहाँ ऑप्शन है अमेजन, याहू, एंड्रॉइड, आइसक्रीम सैंडविच और ईबे। देखिए आपको अजीब सा लग सकता है एंड्रॉइड आइसक्रीम सैंडविच क्या है और ये याहू मेरे, तो देखो अमेजन तो हम सभी जानते हैं, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसमें हम शॉपिंग करते हैं। और ईबे भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम खरीदी और बिक्री कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो गए। अब इसके अलावा याहू और एंड्रॉइड आइसक्रीम सैंडविच क्या है, तो यहाँ पे ये खोला है एंड्रॉइड के वर्जन का नाम है। एंड्रॉइड का एक वर्जन का नाम है किटकैट, एक का नाम है लॉलीपॉप, एक का है मार्शमैलो। ठीक है, ऐसे इनके अलग सिस्टम्स हैं, क्योंकि वो मिठाई या आइसक्रीम पे नाम रखे गए इसलिए यहाँ पे आइसक्रीम और सैंडविच का यूज़ किया गया। लेकिन यहाँ पे पूछा रहा सर्च इंजन, तो सर्च इंजन देखिए याहू इस लिस्ट के हिसाब से। वैसे देते हो गूगल है, ठीक है, गूगल है, याहू है, आस्क मी है, डक डक गो है। डक डक गो से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो डक डक गो, आस्क मी, याहू, गूगल, ये क्या है, सब सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होते हैं, जिन पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संगठित एक एवं वर्गीकृत डेटा जिसका प्राप्तकर्ता के लिए कुछ सार्थक मूल्य होता है, वह क्या कहलाता है। तो संगठित एवं वर्गीकृत डेटा, पैराग्राफ, मेल, संदेश या सूचना। तो देखो, जब भी हमारे पास कोई भी जानकारी आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाटा। जैसा भी आप जिस पेन से लिख रहे हैं, उस पेन का प्राइस यानी कि उसका रेट, उस पेन का कलर, उस पेन को बनाने वाली कंपनी का नाम, उससे आपने किस दुकान से खरीदा, किस डेट पे खरीदा, किस टाइम पे खरीदा। तो इस तरह की हजारों जानकारियाँ हो सकती हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, जानकारी को डाटा। लेकिन इसमें से आप जब इस पेन को खरीदने गए या अगली बार खरीदने जाएंगे, तो आप इसमें से जो जानकारी यूज़ करेंगे उसे क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। जैसे कि हम यूज़ करेंगे ओनली क्या, रेट। ठीक है, या फिर हम यूज़ करते थे रेट के साथ कलर, कि हमें 5 रुपये का ब्लैक पेन चाहिए, बस हो गए। हमें मतलब नहीं कितनी तारीख को बना, हमें मतलब नहीं है कि वो कितना वजन का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर किसी चीज़ को फ़र्क पड़ता है, किसी को बस छोटा पेन ही चाहिए, मतलब उसे साइज़ से फ़र्क पड़ता है। किसी को बस येलो पेन ही चाहिए, कितने ही रुपए का जाए, किसी भी कंपनी का जाए, तो उससे बस उसके लिए इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कलर। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सबके लिए अलग-अलग होती है और इन्फॉर्मेशन ही सबके लिए काम की होती है। अगर इसका एग्ज़ाम्पल समझ में नहीं आया, दूसरा एग्ज़ाम्पल से देखते हैं। जैसे आपके पास क्लास 10th है, तो क्लास 10 का रिज़ल्ट आया, और क्लास 10 का रिज़ल्ट क्या है, डेटा।
और एक स्टूडेंट आया जिसने अपना रोल नंबर एंटर किया एक्स और इस डाटा में से अपना रिजल्ट देख लिया, तो उसके लिए ये क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन। और दूसरे स्टूडेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन क्या बन जाएगी, डाटा, क्योंकि उसके काम का नहीं ना ये। और उसका रोल नंबर, उसका रिजल्ट, उसके लिए क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन। तो संगठित मतलब एक तरह से व्यवस्थित और वर्गीकृत डेटा जिसका प्राप्तकर्ता के लिए कुछ सार्थक मूल्य हो, मतलब उसकी कुछ वैल्यू हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। सूचना, सूचनाओं से मिलकर डाटा बनता है, सॉरी, सूचनाओं से मिलकर डाटा बनता है, ठीक है। तो सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन। मैसेज, मेल, पैराग्राफ, ये इसका सही आंसर नहीं है। तो सही आंसर ऑर्गेनाइज एवं क्लासिफाइड डेटा को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन, जो किसी के काम की हो। और डेटा कैसा होता है, अव्यवस्थित बिखरा हुआ डेटा होता है। इसी को व्यवस्थित कर दो सही तरीके से, तो उसे क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। और डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो प्रोसेस करनी होती है उसे क्या बोलते हैं हम, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग। और चूंकि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए कंप्यूटर में से क्या बोला जाता है, ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। हो सकता है यार पूछे कि ईडीपी क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, कंप्यूटर से डेटा से इंफॉर्मेशन निकालने की ये प्रोसेस होते हैं उसे हम ईडीपी बोलते हैं। एक्चुअल में आप यही तो करते हैं, पहले एक्सेल में डेटा फीड करते हैं, तो समय आने पर उस डेटा को आप निकालते हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा को आप प्रोसेस कर रहे हैं। उसके लिए आपको एक्सेल आना चाहिए या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर पोर्ट नेटवर्क और हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ता है। तो ईथरनेट पोर्ट इसे हम बोलते हैं, सीरियल पोर्ट बोलते हैं, बीजे बोलते हैं, डीवाई बोलते हैं। तो आंसर देख ही रहा है। तो ईथरनेट कंप्यूटर में पोर्ट नेटवर्क से जोड़ता है, उसे हम बोलते हैं लैन पोर्ट ही बोलते हैं बहुत से शब्दों में, लैन पोर्ट। पोर्ट क्या होता है, जिसमें कुछ डिवाइस लगती है। बीजे पोर्ट में कौन सी डिवाइस लगती है, मॉनिटर की केबल लगती है। तो मॉनिटर केबल किसमें लगती है, बीजे में, ठीक है। सीरियल की ऐसी केबल होती है जैसे कि प्रिंटर्स केबल आती थी, जॉयस्टिक आते थे, वो सीरियल में लगते थे। डीवीआई भी इस तरह से यूज की जाती थी, जैसे कि आजकल बेक कैम आते हैं यूएसबी, तो डीवीआई। लेकिन आजकल क्या होगा, डीवीआई केबल, सीरियल केबल और इंटरनेट केबल और लगभग बीजी केबल, ये सब आना बंद हो गया एक तरीके से, ठीक है। क्यों, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे वायरलेस में आ गया काम, तो वाईफाई ऑलरेडी इनबिल्ड आता है, तो हम वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। आपके लैपटॉप में नहीं मिलेगा ये सीरियल केबल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब कुछ यूएसबी में आ चुका है। बीजे की रिक्वायरमेंट नहीं होती आजकल। बीजे की जगह किसने ले ली, एचडीएमआई में। तो आपके लैपटॉप में आपको एचडीएमआई पोर्ट दिखेगा बीजे की जगह पे, और डीवीआई पोर्ट जो आपको यूज में नहीं आता। तो बीजे को रिप्लेस किसने किया है, एचडीएमआई है, ठीक है। और ईथरनेट के क्या आ गया, वायरलेस। और सीरियल केबल जो है क्या आ गया, यूएसबी। अगला क्वेश्चन है, ऑटो करंट विकल्प का उपयोग करते समय बॉक्स के अनुसार जब आप नया वाक्य शुरू करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट 365 इसे पहचान सकता है। करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल, दो आरंभ में बड़े अक्षरों को सही करें। कैपिटलाइट फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, बाकी से पहले अक्षर को बड़ा करें। कैपिटलाइट फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल, टेबल सेल से पहले अक्षर को बड़ा करें। कैपिटलाइट नेम ऑफ डे, दिनों के नाम को कैपिटलाइज करें। तो ऑटो करेक्ट विकल्प क्या करता है, ऑटो विकल्प हमारे पहले लेटर को क्या करता है, कैपिटल। कैसे करता है, प्रैक्टिकल देखते हैं। ये आपने क्या भी होगा यूज, ये माइक्रोसॉफ्ट 360 पहचान जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट के वर्जन होते हैं। जैसे हमने वर्जन देखा तो 2010 का वर्जन होता है, 2016 का वर्जन, 2019 का वर्जन। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट की एक अलग से वर्जन आता है, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365। और ये पूरे तरीके से पेड होता है, ठीक है। इसका आपको लाइसेंस देना पड़ता है, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं फ्री में हम पायरेटेड करके यूज़ कर लेते हैं। 365 का भी एक लेटेस्ट वर्जन है जो बहुत सारे फीचर्स रखता है अपने अंदर। तो ये भी माइक्रोसॉफ्ट के पार्ट है, इसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट डालते हैं। तो पूछता है जब हम एमएस वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, तो वो कैसे होता है, तो बात करते हैं यहाँ पे। एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। तो ऑटो करेक्ट से तो हम बहुत कुछ भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सेट भी कर सकते हैं कुछ अक्षर को। जैसा अगर मैं सेट कर दूं कि जब भी मैं ये एड्रेस लिखूं तो अपने आप पूरा एड्रेस लिखा हो जाए। जब भी मैं कुछ भी सिंबल सेट कर दें, टी वाई लिखूं तो अपने आप थैंक यू लिखा हो जाए। इस तरह से हम ऑटो करेक्ट को सेट कर सकते हैं। मोबाइल से ही हम करते हैं, ऐसे कंप्यूटर डिवाइस पे भी करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास एमएस वर्ड ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक टेक्स्ट टाइप करते हैं। टेक्स्ट टाइप करने के बाद बस एक ब्लू पे ले दूँ सबसे पहले। देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ पे लिखूंगा, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर, तो बस मैं स्पेस दूंगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सी कैपिटल हो जाएगा। हो गया, इसे बोलते हैं ऑटो करेक्ट। और भी ऑटो करेक्ट होता है, ऐसे 12 लिखेंगे ना तो टी एच अपने आप ऊपर चला जाएगा,
ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पे अबाउट लिखा, अब देखो ध्यान से मैंने अबाउट गलत लिखा है, ABBOUT, लेकिन जैसे स्पेस देंगे अपने आप सही कर देंगे। इस तरह से इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। हम चाहें तो अपनी भी ऑटो करेक्ट सेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? फाइल पे जाना है हमें। फाइल पे आने के बाद हमें ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे ऑप्शंस का, और ऑप्शंस में ऑप्शन दिखाई देगा आपको यहाँ पे ऑटो करेक्ट का। तो यहाँ पे प्रूफिंग में जाएँगे, ऑटो करेक्ट, और यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ऑटो करेक्ट सेट हैं, जैसे कि ब्रैकेट के अंदर सी लिखोगे तो गोल हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आर लिखोगे तो ऐसे बन जाएँगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे सेट किया, जब भी मैं ADD लिखूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे ADD में एड्रेस लिखा हो जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे एडिट कर रखा है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। यस, ठीक है, एड्रेस, और एड्रेस हम जो भी एड्रेस लिखना चाहें, 3rd फ्लोर, नेवी निवास बिल्डिंग, ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया अभी और रिप्लेस कर दिया इसको। यस, ओके, और इसे करेंगे ओके। अब जब भी हम ADD लिखेंगे तो अपने आप एड्रेस लिखना हो जाएगा। ADD, देखो अभी नहीं हो रहा, चेक करते क्या कमी रह रही हो, फाइल में जाएगी, ऑप्शंस पे जाएंगे, फिर से प्रूफिंग पे जाना है, और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा हमें ऑटो करेक्ट का। ऑटो करेक्ट में यहाँ पे चूज़ करें ADD, ठीक है, 3rd फ्लोर बिल्कुल सही लिखा है, और इसे हम ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब देखते हैं ADD, इस पे देखिए हो रहा है। इस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं ऑटो करेक्ट। कॉन्टैक्ट पे हम पूरा कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम बचेगी। अब हम क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे हम कंप्यूटर लिख रहे हैं यहाँ पे, या मान लो हमने यहाँ पे लिखा साइन, कैपिटल हो रहा है, हम चाहते हैं ना हो तो कंट्रोल जेड दबा दो, नॉर्मल है। हम चाहते हैं ADD ही लिखना है हमने, बट ADD जब भी लिखेंगे तो क्या होगा, ये बदल जाएगा, कंट्रोल जेड दबा दो, सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक के कोई समझ में आए ना, बस थोड़े से और बचे, अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।